वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। यहाँ पे हम आपको आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहे थे और डिफरेंट टॉपिक पढ़ा रहे थे। तो एक साइड से आपका काइनेटिक्स शुरू है और मूल कॉन्सेप्ट का बेसिक शुरू हुआ है, और दूसरे पार्ट में इनऑर्गेनिक पार्ट में आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग अभी चल रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करना और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी देना। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स तक हमने ख़त्म कर दिया था। अभी सिर्फ हमारा बचा है क्या क्या, एक लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बचा है, उसके बाद कॉलिजन थ्योरी बचा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी बचा है, और लास्ट को चेन रिएक्शन बचा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लिंडमैन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। लिंडमैन थ्योरी क्यों है और लिंडमैन थ्योरी क्या है और क्यों उसे हम पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये जो लिंडमैन थ्योरी है, लिंडमैन थ्योरी को लिंडमैन क्रिस्टियनसन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंडमैन क्रिस्टियनसन थ्योरी भी बोलते हैं। CH है, सॉरी, क्रिस्टियनसन थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी बोला होगा तो आपको ये थ्योरी पता होना चाहिए। तो ये थ्योरी के नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि ये थ्योरी जो है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए है, मतलब एक रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, उसके लिए है कौन? लिंडमैन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो देखिए, हमारा मेनली रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व करता है लाइट और इन्वॉल्व करता है रेडिएशन एनर्जी, और इन्वॉल्व करता है रेडिएशन एनर्जी, और हीट भी इन्वॉल्व कर सकता है, ये सब दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ये सब दिखाते हैं मेनली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये सब दिखाते हैं क्या? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जनरली। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया, ये जनरल है। कुछ रिएक्शन होता है, कुछ रिएक्शन होता है जहां पे लाइट और रेडिएशन और हीट जो भी है इज नॉट इन्वॉल्व, मतलब जहां पे इन्वॉल्व नहीं हुआ है वो भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन दिखाता है। also involve, also shows also some reaction where light or radiation is not involved also are unimolecular in nature। समझ में आया? तो क्या है कि कुछ रिएक्शन है जिसमें लाइट और रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है, वो भी यूनिमोलिकुलर नेचर है। पर ये जो हमारा थ्योरी था कि अगर लाइट, रेडिएशन, हीट होगा तो सिर्फ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा, वो गलत है। बाकी रिएक्शन भी यूनिमोलिकुलर हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कॉलिजन, इसमें क्या होता है? कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। इसमें कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। पर हमें पता है कि कॉलिजन के लिए मिनिमम कितना मॉलिक्यूल चाहिए? 2 मॉलिक्यूल चाहिए। 2 मॉलिक्यूल चाहिए, नहीं 2 मॉलिक्यूल चाहिए। पर क्या है कि 2 मॉलिक्यूल जो है हमारा,
वो अगर हो जाएगा इन्वॉल्व तो हमारा ये बाईमोलिकुलर हो जाएगा, हाँ या ना, ये बाईमोलिकुलर हो जाएगा। पर एक हमने तो बोला है कि ये यूनिमोलिकुलर है, तो ये बाईमोलिकुलर कंडीशन में चला जाएगा अगर कोलिजन होगा तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होता है, इसमें जो रिएक्शन होता है वो एलिमेंटरी नहीं होता, वो एलिमेंटरी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाता है। कैसा हो जाता है? कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन हो जाता है। समझ में आया? ये रिएक्शन एलिमेंटरी नहीं होता, क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के टाइप में हो जाता है। तो ये और बाईमोलिकुलर नहीं रहता, ये और बाईमोलिकुलर नहीं रहता। पर हमने बोला है कि सेम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर ही कंसीडर करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पहले तो मॉलिक्यूलरिटी का कुछ मीनिंग नहीं होता, पहले तो मॉलिक्यूलरिटी का कुछ मीनिंग ही नहीं होता। पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं कि जो स्टेप रेट को डिटरमाइन करेगा, मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा वो यूनिमोलिकुलर टाइप रहेगा। समझ में आया? और हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट कंडीशन में ये क्या रहेगा? यूनिमोलिकुलर टाइप रहेगा। किस केस में? उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन टाइप। ये पॉसिबल हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो हमें कहां से पता चलेगा? वो हमें एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू हमें मिलेगा मॉलिक्यूलरिटी का और एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशन मिलेगा उससे पता चलेगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा बेसिक्स है तो लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट हमारा ए है, रिएक्टेंट अगर हमारा ए है, तो अगर लाइट और रेडिएशन एब्सेंट है, लाइट और रेडिएशन एब्सेंट है तो क्या होगा? कॉलिजन होगा। बोल रहा था कि नहीं? तो क्या होगा कि एक ए मॉलिक्यूल दूसरे ए मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। तो जब ये कोलाइड करेगा तो वन मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आया? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ए क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ये आइदर और एक ए मॉलिक्यूल के साथ मिलके डीएक्टिवेट हो जाएगा। और क्या होगा? और ये जो हमारा बना एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल वो डिकम्पोज होके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, डिकम्पोज होके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। तो ये क्या है? ये है हमारा एक्टिवेशन। और इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ डीएक्टिवेशन। और थर्ड वाला है प्रोसेस ऑफ
डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो पहला वाला है क्या, प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन, दूसरा वाला है प्रोसेस ऑफ डीएक्टिवेशन, तीसरा वाला है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो प्रोसेस ऑफ डीएक्टिवेशन होता है वो हाई प्रेशर में होता है और प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होता है लो प्रेशर में। ठीक है, क्यों होता है ये हाई प्रेशर में और क्यों होता है ये लो प्रेशर में, आप उसको जानिए। क्योंकि हाई प्रेशर में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, हाँ या ना, और लो प्रेशर में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तब जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पास में हो तो उनके साथ क्या होगा, कॉलिजन तो हुआ, ये निकला है, तो जब ये और ये आसपास हो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि वो लोग फिर से कोलाइड करके क्या करेंगे, मतलब जो एक्टिवेटेड स्पीसीज है वो एक और मॉलिक्यूल ए के साथ कंबाइन करके क्या दे देगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आया? पर अगर वो दूर है, मतलब एक स्पीसीज इधर है तो एक स्पीसीज पूरा दूर में है, तो क्या होगा, जो एक्टिवेटेड स्पीसीज है उसका कॉलिजन का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, कॉलिजन का पॉसिबिलिटी कम जाएगा। तो वो क्या करेगा, डिकम्पोज होके प्रोडक्ट दे देगा, वो खुद टूट के प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। और एक चीज लिख लीजिए, अच्छा पॉइंट है कि जो रिएक्शंस है, मतलब जो लिंडमैन थ्योरी और इस टाइप का रिएक्शंस कौन कौन दिखाते हैं, आपका आइसोमराइजेशन रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है, और आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये टाइप का मैकेनिज्म दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे डिकम्पोजिशन का हम पढ़ रहे हैं, जो हम जनरली पढ़ते हैं, तो इस टाइप का रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी देखिए, अगर हम नॉर्मल कंडीशन लें तो ये दोनों प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस ए रिवर्सिबल साइन A स्टार प्लस ए, इसका रेट कांस्टेंट को K1 दे देते हैं, बैकवर्ड का K-1 दे देते हैं। तो इन दोनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं। और तीसरा वाला क्या होगा, ये प्रोडक्ट दे रहा है जिसको हम K2 लिख देते हैं, जिसका रेट कांस्टेंट को हम K2 लिख देते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है वो रैपिड इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये वाला जो स्टेप है वो रैपिड इक्विलिब्रियम में रहेगा। और जो ये वाला स्टेप है, जो दूसरा वाला स्टेप है, वो स्लो रहेगा, वो स्लो रहेगा। ठीक है, तो इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम क्या, रैपिड इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम इसका रैपिड है, इसका स्लो है। तो इससे हम क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन डाल के एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन डाल के इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ये में, यहां पे हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो जब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए, जो ए स्टार है हमारा क्या है, शॉर्ट लिविंग स्पीसीज है, और अनस्टेबल स्पीसीज भी बोल सकते हैं,
तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग SSA फॉर A स्टार, SSA फॉर A स्टार, हम बोल सकते हैं कि dA स्टार का कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, dA स्टार का कॉन्सेंट्रेशन बाय dt इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या, 0, इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या, 0। हाँ या ना, यहां तक समझ में आया। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A स्टार माइनस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ A स्टार, जैसे हम हर जगह लिखते थे। तो दैट इंप्लाई 0 इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A स्टार, कौन सा है, ये फॉरवर्ड वाला रिएक्शन है, K1 A इंटू A, यहां तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ A स्टार क्या होगा, इसका बैकवर्ड स्टेप और ये वाला स्टेप, K-1 A स्टार A प्लस K3 A स्टार का कॉन्सेंट्रेशन, K3 A स्टार का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वहां से आगे चलते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज K1 A इंटू A इक्वल टू हो जाएगा ये क्या, K-1 A स्टार A का कॉन्सेंट्रेशन प्लस K3 A का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्टार को अगर कॉमन ले लिए तो K-1 A, ये K2 है, सॉरी K2 है ना, K3 कहां से लिखा, K2 A स्टार का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो गया K2 इंटू A स्टार का कॉन्सेंट्रेशन, K2 इंटू A स्टार का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से A स्टार निकालेंगे, समझ में आया, यहां से A स्टार निकालेंगे, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, A स्टार इक्वल टू K1A इंटू A डिवाइडेड बाय K-1 A प्लस K2। तो ये हो गया हमारा A स्टार का फॉर्मूला। K1A इंटू A डिवाइडेड बाई K-1 A प्लस K2, इसको A स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, मैं यहाँ पे छोड़ा हूं, बाद में मैं लिख दूंगा। तो यहां तक नोट डाउन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां से क्या करेंगे, आगे का स्टेप क्या होगा। आगे का स्टेप में मैं क्या करूंगा कि मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या लिखूंगा मैं, K3 और सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा, K2 इंटू A स्टार। कैसे, क्योंकि मेरा रिएक्शन था A स्टार टू K2 जो दिया है प्रोडक्ट, हाँ या ना, इसको मैं स्लो पकड़ा था, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K2 इंटू A स्टार। तो A स्टार का वैल्यू अगर इधर मैं पुट कर दूं तो ये हो गया K2 K1 A इंटू A डिवाइडेड बाय K-1 A प्लस K2, K-1 A प्लस K2, और इसको मैं लिख सकता हूं K2 K1 A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K-1 A प्लस K2। ये किसका एक्सप्रेशन है, रेट का एक्सप्रेशन है। तो रेट का एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए, ये है हमारा रेट का एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा K2 इंटू K1 A का स्क्वायर K-1 A प्लस K2, ठीक है।
बहुत इजी है, जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, सिमिलरली ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। समझ में आया? अभी देखिए केस 1 एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल लें, तो गैसियस मॉलिक्यूल लें तो क्या बोल सकते हैं, ए का कॉन्सेंट्रेशन को हम पी ए भी बोल सकते हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर में भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर में भी लिख सकते हैं अगर गैस है। तो प्रेशर अगर ज्यादा है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, हाँ या ना? सिंपल सा बात है, अगर गैस होगा तो पार्शियल प्रेशर में रहेगा, सॉल्यूशन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको पी ए मतलब हाई प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली बहुत मतलब मैक्सिमम डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस में रहता है, गैसियस फेज में रहता है, और गैसियस स्टेट में रिएक्शन होता है, इसलिए हम हर वक्त क्या लेते हैं, प्रेशर। और इसको ये भी लिख सकते हैं कि एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्या लिख सकते हैं, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी अगर लिखा होगा तो सही होगा। तो हाई अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो K-1 A वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 हो जाएगा, क्योंकि A का तो वैल्यू ज्यादा है। अगर A बड़ा है, बहुत ज्यादा है, तो K-1 इंटू A भी बहुत ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है। अगर A ज्यादा है तो K-1 A भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया? यहां तक आप लिख लीजिए। लिख लिया? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, K-A प्लस K2 को हम K-1A भी लिख सकते हैं। तो दैट इंप्लाइज हमारा रेट क्या हो जाएगा, K2 K1 A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K-1A, हाँ या ना? तो ए स्क्वायर ये कैंसल आउट हो गया, तो क्या हो गया, K2 K1 बाय K-1 इंटू ए, K2 K1 बाय K-1 इंटू ए, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। मतलब ये क्या हुआ, R इक्वल टू, ये तो एक कांस्टेंट है, इनटू ए हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो किया। ठीक है, तो क्या हो गया, एट हाई प्रेशर क्या हो रहा है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है, एट हाई प्रेशर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगेन देखिए, उसके बाद अगेन देखिए, अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं ए स्टार, तो मैं लिख सकता हूं K-1 इंटू ए स्टार इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, K2 इंटू ए स्टार, K2 इंटू ए स्टार, हाँ या ना? यहां तक समझ में आया? तो देखिए मेरा प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन क्या था, ए प्लस ए स्टार प्लस ए K1, ये था मेरा एक्टिवेशन। वैसा ही ए स्टार ए प्लस ए, ये K-1 ए प्लस है, ये था मेरा क्या, डीएक्टिवेशन। तो K-1 ए स्टार इंटू ए क्या हो जाएगा मेरा, रेट ऑफ डीएक्टिवेशन हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक समझा? क्योंकि रेट ऑफ डीएक्टिवेशन क्या हो जाएगा, K-1 इंटू
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ए स्टार और ए है रिएक्टेंट। तो ये था मेरा एक्टिवेशन, ये था मेरा डीएक्टिवेशन। ठीक है, वैसे मेरा उसके बाद स्टेप था ए स्टार K2 क्या देगा, प्रोडक्ट दे रहा है आयन। तो मेरा जो K2 इंटू ए स्टार है, जो कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है भी है, मैं बोला हूं K2 इंटू ए स्टार को हम बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है ना। इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डीएक्टिवेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में डीएक्टिवेट हो रहा है। इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो लिख लीजिए इतना। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, ये इसको क्या बोले हम, रेट ऑफ डीएक्टिवेशन, इसको बोले क्या, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो हम बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ डीएक्टिवेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डीएक्टिवेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि एट हाई प्रेशर और एट हाई कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ डीएक्टिवेशन बहुत ज्यादा होता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन से। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन होता है ना, टोटल रिएक्शन, तो जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी है। समझ में आया, इरेज कर दे रहा हूं। अभी देखिए केस 2 में क्या होगा। केस 2 में क्या होगा, तो केस 2 में एट लो प्रेशर होगा, हाँ या ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एट लो कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है तो K माइनस ए क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन K2 हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही कम है कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, तो K माइनस ए प्लस K2 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा रेट क्या हो जाएगा, K2 K1 ए स्क्वायर बाय क्या K2 कैंसल आउट हो गया, ये हो गया K1 ए का स्क्वायर, ये हो गया K1 ए का स्क्वायर। और ये जो K1 ए का स्क्वायर है, ये मेरा कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। मतलब जो मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था किसका, ए का, वो जब हाई प्रेशर होगा तब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, और जब लो प्रेशर होगा तब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। पूरा सिंपल है। ठीक है, तो यहां पे और क्या लिख सकते हैं, देखिए K-1 ए इज लेस देन क्या लिखा है, K2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, K-1 ए स्टार वेरी वेरी लेस देन क्या लिखूंगा, K2 इंटू ए स्टार, बोथ साइड ए स्टार मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे मिल गया कि ये था मेरा रेट ऑफ
डिकम्पोजिशन, इसको डिकॉम्प लिखा है, मतलब डिकम्पोजिशन इज वेरी वेरी लेस देन रेट ऑफ, क्या, सॉरी, रेट ऑफ डीएक्टिवेशन, ये तो डीएक्टिवेशन था ना, रेट ऑफ डीएक्टिवेशन इज वेरी वेरी लेस देन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। मतलब हाई प्रेशर में क्या हो रहा था, रेट ऑफ डीएक्टिवेशन ज्यादा हो रहा था, क्योंकि सब मॉलिक्यूल आसपास है, मैं स्टार्टिंग में बोला था। और जब लो प्रेशर हो रहा है तब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स है या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो दूर चले जा रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो रेट ऑफ डीएक्टिवेशन इज वेरी वेरी लेस देन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मतलब डायरेक्ट इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि एट लो प्रेशर क्या होता है और एट हाई प्रेशर क्या होता है। ठीक, तो और एक कंडीशन आपको मैं बता देता जो नहीं बताया अभी तक ना, कि ये कर देता हूं, उसके बाद बता दूंगा, थोड़ा स्किप हो गया तो वो। ये लिख लिया। अभी देखिए, अगर मैं ग्राफ करूंगा, अगर मैं ग्राफ प्लॉट किया रेट उसके साथ कॉन्सेंट्रेशन का, रेट उसके साथ कॉन्सेंट्रेशन का, तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन होगा और लो प्रेशर होगा, मैंने बोला है, तब क्या बोला था, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, हाँ या ना। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ कैसे होता है, पढ़ाया था आप सबको, क्या होता है, ऐसे पाराबोलिक होता है, हाँ ना ना, ऐसे करके पाराबोलिक होता है, बताया था ना, ऐसे करके पाराबोलिक होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैसा होता है, देखिए, ये तो सेकेंड ऑर्डर का हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मेरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, ऐसे करके पाराबोलिक होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मेरा ऐसे करके पाराबोलिक होगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये है मेरा क्या, फर्स्ट ऑर्डर, ये है मेरा सेकेंड ऑर्डर, और ये तो बीच में, ये बीच में। ठीक है, तो मेरा ग्राफ मिल गया कि जब लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये क्या है, लो वाला रीजन है, तब सेकेंड ऑर्डर होगा, जब हाई होगा तब क्या होगा, तब मेरा फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, और बोल सकते हैं हम रेट वर्सेस प्रेशर का भी इसको बोल सकते हैं। अगर गैसियस रिएक्टेंट हुआ तो प्रेशर होगा, अगर नॉर्मल जो सॉल्यूशन वाला रिएक्टेंट हुआ तो वो कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक नोट डाउन कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको जो बोला कि डीएक्टिवेशन और जो एक्टिवेशन, ये तो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और क्या एक हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंस क्या होता है, इसका जिस्ट जो है, रिएक्टेंस कोलाइड, रिएक्टेंस कोलाइड, पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंस कोलाइड होता है, उसके बाद क्या होता है, वो एक्साइट होता है। ठीक है, उसके बाद वो एक्साइट होता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, when reactants collide, one of them is activated, one of them is activated,
बाय कोलिजन। ठीक है, तो पहले क्या होता है, एक उनमें से एक्टिवेटेड होता है, देन if it acquires energy same or more than threshold energy, then activated molecule will dissociate to product। ये हम एनर्जेटिकली बोल रहे हैं, पहले मैंने आपको दिखाया था प्रेशर के हिसाब से क्या होगा, ये एनर्जेटिकली मैं बोल सकता हूं। इफ वो क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर उसका एनर्जी क्या होगा, एक्टिवेटेड जो हमारा बना है, क्या एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल बना है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी उसे बोल सकते हैं, उसका अगर एनर्जी होगा तो वो डिसोसिएट करेगा किसको, प्रोडक्ट को। इफ नॉट देन डीएक्टिवेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर नहीं होगा तो डीएक्टिवेशन होगा। ठीक है, अगर वो सफिशिएंट एनर्जी अटेन नहीं करेंगे, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अगर वो अटेन नहीं करेगा तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल सा बात लिख लीजिए। तो देखिए क्या होगा, ए है, ठीक है, ए है, यहां पे पकड़ लीजिए। वो क्या करेगा, एक्टिवेट होगा और क्या फॉर्म करेगा, ए स्टार, हाँ या ना। मतलब जो ए है वो कोलाइड होगा और एक ए के साथ और ए स्टार फॉर्म करेगा। उसके बाद वो ए स्टार का एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हुआ तो वो क्या दे देगा, मेरा वो प्रोडक्ट दे देगा। समझ में आया? अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो गया इसका एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का तो वो हमें प्रोडक्ट दे देगा। वैसे तो आपको पता है। और ये जो एनर्जी है इसको चाहिए, उसको क्या बोलते थे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। आप सबको याद है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस, क्या था, टू क्रॉस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, टू क्रॉस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर एंड फॉर्म प्रोडक्ट, टू क्रॉस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर एंड फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हम आरएनएस इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे यूज करके पढ़ सकते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। अभी इरेज कर रहा हूं, अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो मेरा रेट मुझे क्या मिला था, आप बोलिए, मेरा रेट मुझे क्या मिला था, K2 K1 A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K-1 A प्लस K2, ये मिला था मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, K2 K1 बाय K-1 A प्लस K2 लिख सकते हैं, इंटू ए लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो ये वाला जो रेट कांस्टेंट रहता है, ये वाला जो रेट कांस्टेंट रहता है, इसको लिखते हैं हम K1, इसको हम लिख सकते हैं K1, जो कि A के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जो कि A का वैल्यू के ऊपर भी
डिपेंडेंट है, तो इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसको आपको लिखा दिया है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है। आप नहीं भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो रेट कांस्टेंट है उसमें ए का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर जैसा हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने कोई भी कंडीशन यूज नहीं किया है, हाई प्रेशर लो प्रेशर कुछ यूज नहीं किया है, नॉर्मल जो इक्वेशन था वहां से मैं अगर ऐसे एक्सप्रेशन लिख दूं तो इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। और आपके कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ देता है कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिया होगा, बाकी सब वैल्यू दिया होगा, आपको और एक वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं पता तो आप कर नहीं सकते, गलत कर बैठोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन और क्या हो सकता है, देखिए K2 K1 A बाय K माइनस 1 A प्लस K2, हाँ या ना। तो K2 अगर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये K2 अगर कॉमन ले लिया तो K2 K1 A डिवाइडेड बाय K2, तो ये क्या हो जाएगा, K माइनस 1 बाय K2 इंटू A प्लस 1 हो गया, हाँ या ना। K2 कैंसल आउट कर दिया, उसके बाद A को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा K1 A बाय A अगर कॉमन हो गया तो ये क्या आया, ये आया मेरा K माइनस 1 डिवाइडेड बाय K2, K माइनस 1 डिवाइडेड बाय K2। यहां से A कॉमन ले लिया तो वहां पे क्या हो जाएगा, 1 बाय A हो जाएगा, वहां पे 1 बाय A हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे भी इसको लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है, आप आपका मन जैसे हो वैसे लिख सकते हो, ठीक। तो इसको यहाँ पे ही हम छोड़ देते हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में आपको इतना ही नॉलेज चाहिए, ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, इसीलिए ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, तो लिख लीजिए इतना। ठीक है, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, लिखूंगा तो क्या होगा फाइनल एक्सप्रेशन, K1 A डिवाइडेड बाय K माइनस 1 K2 A प्लस 1, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट ये को, नेक्स्ट पढ़ने को इसका, कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थर्ड बॉडी कॉलिजन, थर्ड बॉडी कॉलिजन, वही सेम लिनमैन थ्योरी का ही पढ़ेंगे, क्या, थर्ड बॉडी कॉलिजन। तो आप सबको तो बोला था कि रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉलिजन होना जरूरी है। तो पहला केस में हमने देखा था कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है और उसके बाद वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट दे रहा है। पर इस केस में क्या करेंगे, एक थर्ड बॉडी का यूज होता है, मतलब एक थर्ड स्पीसीज यूज होता है, एक दूसरा स्पीसीज यूज होता है, ठीक है। तो थर्ड बॉडी कॉलिजन उसे इसीलिए बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम, थर्ड बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय एन इनर्ट स्पीसीज, मतलब एक इनर्ट स्पीसीज देगा थर्ड बॉडी। इनर्ट स्पीसीज हम लिख सकते हैं लेट एम, इनर्ट स्पीसीज क्या लिख सकते हैं इसको, एम, ठीक है। एक इनर्ट स्पीसीज क्या दे रहा है, लेट्स से एम, एम इनर्ट स्पीसीज क्या दे रहा है, थर्ड बॉडी प्रोवाइड कर रहा है। और वो थर्ड बॉडी क्या करेगा, वो थर्ड बॉडी क्या करेगा, मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इनर्ट स्पीसीज क्या क्या हो सकता है, इनर्ट स्पीसीज जैसे हमारा क्या, इनर्ट गैस लिया मतलब आर्गन गैस लिया, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैंने आर्गन गैस ले लिया, मतलब एक
रिएक्शन हो रहा है, उसको एक चेंबर में रिएक्शन मैंने शुरू किया, वो चेंबर पूरा बंद है, उसके अंदर मैंने आर्गन गैस का एटमॉस्फेयर बना दिया है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इनर स्पेसीज बोलूंगा। किसको? आर्गन गैस को। तो इनर स्पेसीज क्या करता है, स्पेसीज will collide with reactant molecule to excite it। मतलब इस केस में क्या होगा, जो इनर्ट स्पेसीज है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एक्साइट करेगा। सो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, लिख लीजिए मैकेनिज्म क्या हो जाएगा कि मैकेनिज्म हो जाएगा कि ए के साथ एम रिएक्ट करेगा और वो क्या करेगा, ए स्टार प्लस एम कर देगा। मतलब एम ए को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ये फॉरवर्ड रिएक्शन अगर ऐसे होगा एक्टिवेशन, तो ऐसे भी हो जाएगा क्या, डीएक्टिवेशन। इसको K1 लिख देते हैं, इसको K-1 लिख देते हैं। फॉरवर्ड का एक्टिवेशन, बैकवर्ड का क्या, डीएक्टिवेशन। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा ए स्टार है एक्टिवेटेड, वो मेरा K2 लिख देते हैं, क्या देगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये होगा मेरा मैकेनिज्म। तो पहले एक रैपिड इक्विलिब्रियम रहेगा जिसमें क्या रहेगा, जो एम स्पेसीज है, जो इनर्ट स्पेसीज है, वो क्या करेगा, ए के साथ ए को एक्टिवेट करेगा। इनर्ट स्पेसीज हम कम क्यों ले रहे हैं, हम इनर्ट स्पेसीज इसीलिए ले रहे हैं कि इनर्ट स्पेसीज जो है वो ए के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसको एक्साइट करेगा। ठीक है, समझ में आया? यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अभी देखिए, इनर स्पेसीज इन्वॉल्व है, हाँ ना, हाँ या ना? तो इनर स्पेसीज तो हमने बोल दिया है क्या, नॉन रिएक्टिव है। तो इनर स्पेसीज नॉन रिएक्टिव है, इनर स्पेसीज क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है, हाँ या ना? इसीलिए मेरा रिएक्शन क्या है, यूनिमोलिकुलर है। कितना इजी है। पहला केस में तो आपको सोचना पड़ता था कि यूनिमोलिकुलर होगा, पर क्यों, क्योंकि उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक एक्टिवेटेड है। इधर भी हम ऐसे बोल सकते हैं, पर इधर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, कि नॉन रिएक्टिव स्पेसीज है जो कोलाइड कर रहा है किसके साथ, ए के साथ, रिएक्टेंट के साथ, और ये यूनिमोलिकुलर टाइप रिएक्शन ही दे रहा है, यूनिमोलिकुलर टाइप रिएक्शन ही ये दे रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लीजिए, फटाफट। तो सेम टू सेम काम हमें करना है। क्या करना है, तो हमने देखा कि यूनिमोलिकुलर टाइप रिएक्शन दो टाइप का हो सकता है। मतलब पहला तो रेडिएशन वाला तो एक टाइप है जिसमें नॉन रेडिएशन और नॉन लाइट अगर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो दो टाइप का हो सकता है। एक में क्या होगा, खुद ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खुद को एक्साइट करेगा और एक मॉलिक्यूल को, और क्या होगा, हम एक थर्ड बॉडी लेंगे उसको एक्साइट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें क्या करेंगे हम, ए स्टार मेरा क्या है, शॉर्ट लिविंग है, आया ना? तो इसलिए क्या करेंगे, उसमें हम ऐसे से अप्लाई करेंगे, किसके लिए, ए स्टार के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, ए स्टार के लिए अगर हमने ऐसे से अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, डी ए स्टार का कॉन्सेंट्रेशन बाय डी टी इक्वल टू 0 लिख देंगे। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार माइनस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्टार, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, दैट इंप्लाई 0 इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन है ये वाला, मतलब K1 AM, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है कौन सा वाला, इसका बैकवर्ड और ये वाला, तो लिख सकते हैं हम K-1 ए स्टार M प्लस K2 ए स्टार, हाँ या ना? ये लिख सकते हैं, ये हो गया रेट ऑफ डिफॉर्मेशन।
अभी दोनों को एक जगह पे कर देंगे, इसको यहाँ पे रख दें, इसको हम राइट साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा K1 AM, दोनों को इक्वेट कर दें तो इक्वल टू K-1 A स्टार M प्लस K2 A स्टार हम लिख सकते हैं। हाँ या ना, यहाँ तक पता चला? जैसे हम करते थे वैसे पूरा एग्जैक्ट है, बहुत इजी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से A स्टार को कॉमन ले लेंगे, तो A स्टार को अगर कॉमन ले लिया तो क्या हुआ K-1 M प्लस K2, हाँ या ना, दैट इम्प्लाइज A स्टार का क्या हो गया K1 A इंटू M का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या है A स्टार, तो गया ये A स्टार कहाँ से है K-1 M प्लस K2, ये हो गया मेरा किसका वैल्यू A स्टार का वैल्यू। उसके बाद मैंने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है K2 A स्टार, जैसे किया था, है ना। A स्टार की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा K2 K1 A M डिवाइडेड बाय K-1 M का कॉन्सेंट्रेशन प्लस K2। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया मेरा A स्टार और ये हो गया मेरा क्या रेट का एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट था, मैंने करवा दिया, आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, समझ में आया इतना, बहुत इजी था। ठीक है, इरेज कर लो। यहां तक देखिए, अभी देखिए ये जो नीचे एक्सप्रेशन था, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन था, उसमें क्या है K2 K1 ये सब है ना, आया ना। तो उसमें ये जो M है, M का कॉन्सेंट्रेशन है, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैस है, इसलिए ये क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका काम है सिर्फ एक्टिवेट करना और कुछ काम नहीं है, ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू जो था हमारा K2 K1, इसमें M लिख देंगे, ये A है डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे K-1 M प्लस K2, हाँ या ना, A का कॉन्सेंट्रेशन इससे इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं क्या K यूनी इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यूनिमोलिकुलर रेट कांस्टेंट लिख देते हैं इसे, इसको लिख देते हैं हम यूनिमोलिकुलर रेट कांस्टेंट। समझ में आया, इसको हम लिख देते हैं क्या यूनिमोलिकुलर रेट कांस्टेंट R इक्वल टू, क्योंकि ये इसका वैल्यू कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। पहले हमने जो उसका खुद का देखा था, खुद का एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन, उसमें क्या हो रहा था, सेकेंड ऑर्डर हो रहा था, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, हाँ ना। पर इसमें तो हमने नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैस ले लिया है, मतलब पूरा ही चेंबर में इनर्ट गैस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हर वक्त कॉन्स्टेंट ही रह रहा है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो हमें चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ ए का कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज हो रहा है, हाँ ना। तो ये मिल गया मेरा K यूनिमोलिकुलर इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं उधर, वेयर
के यूनिमोलिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 K1 M डिवाइडेड बाय K-1 M प्लस K2। इससे क्वेश्चंस आता है, इससे क्वेश्चंस आता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं कि 1/k यूनिमोलिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K-1 M प्लस K2 डिवाइडेड बाय K2 K1 M। हाँ या ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे मिलेगा पहले में एम एम कैंसल आउट, K-1 डिवाइडेड बाय K2 K1 ये मिला क्योंकि m और m कैंसल आउट हो गए। दूसरे में क्या मिला, K2 बाय K2 K1 m मिला। हाँ या ना। किसका वैल्यू, 1/k यूनिमोलिकुलर का वैल्यू। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये K2 यहां तक हो गया, लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, देखिए ऊपर का तो लिख दिया होगा आपने, इरेज करना। उसके बाद वहां से क्या होगा, उसके बाद वहां से क्या होगा, हम वैल्यू पुट करेंगे। K2 कैंसल आउट हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं K यूनि इक्वल टू K-1 बाय K2 K1 प्लस क्या हो गया 1/K1 M, 1/K1 M, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बहुत सिंपल है। अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे किसी ने बोला कि 1/k यूनिमोलिकुलर वर्सेस 1/m का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या हो रहा है मेरा इक्वेशन, 1/k यूनिमोलिकुलर इक्वल टू K-1/K2 K1। हाँ या ना, K-1/K2 K1 प्लस 1/K1 M। यहां तक समझ में आया, 1/K1 M। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/K1 इंटू 1/M का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मेरा Y है, ये मेरा C है, ये मेरा M है, ये मेरा X है। हाँ या ना। तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ग्राफ अगर प्लॉट कर रहा हूँ, Y एक्सिस में लिया K/1 K यूनिमोलिकुलर और X एक्सिस में क्या लिया 1/M। ग्राफ प्लॉट किया तो स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि रेट कांस्टेंट हर वक्त पॉजिटिव होता है। इंटरसेप्ट भी हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि उसमें भी रेट कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप कितना होगा 1/K1। हाँ या ना। इंटरसेप्ट कितना होगा रे, ये इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होगा K-1/K2 K1। सिंपल है। तो ये वाला ग्राफ पूछा था एक बार एग्जाम में, लग रहा है ये वाला ग्राफ पूछता है, तो ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल सा है, लिखिए।
ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, consider the unimolecular reaction A gas gives rise to products, for which following remarks are made. A दिया है, the reaction is second order, at low P and becomes first order at high P, at high pressure. सेकेंड लिखा है कि द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एट लो पी एंड सेकेंड ऑर्डर एट हाई पी। ठीक है। सी में लिखा है the reaction is zero order। तो क्वेश्चन में दिया है कि which is or are correct। ए ऑप्शन में दिया है ए एंड बी ऑप्शन में दिया है बी एंड सी ऑप्शन में दिया है ओनली सी, और डी ऑप्शन में दिया है ओनली डी। तो पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया है कंसीडर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एक दिया है फॉर विच फॉलोइंग रिमार्क्स आर मेड। द रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर एट लो प्रेशर बिकम्स फास्ट एट हाई प्रेशर। Reaction is first order at low pressure, second order at high pressure, and the reaction is zero order, मतलब रिएक्शन टोटल जीरो ऑर्डर है। तो which each are correct। तो देखिए ये तो गलत है क्योंकि जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड होता है। तो मैं आपको क्या बोला था, हाई प्रेशर में क्या होता था रे, हाई प्रेशर में फर्स्ट ऑर्डर होता था और लो प्रेशर में क्या होता था, सेकेंड ऑर्डर। तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें लो में फर्स्ट ऑर्डर लिखा है, पर यहाँ पे लिखा है कि सेकेंड ऑर्डर एट लो प्रेशर है और फर्स्ट ऑर्डर एट हाई प्रेशर है। तो ये वाला सही है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये ओनली ए है। डी ऑप्शन क्या है, ओनली ए। तो मेरा डी ऑप्शन आंसर होगा ओनली ए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा, मतलब थोड़ा सा आज जो पढ़ा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को जाएंगे जिसमें हम कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक दिया है कि स्पीसीज ए undergo unimolecular reaction
यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एज फॉलोज, एज फॉलोज, एच फॉलोज दिया है ए प्लस ए K1 K-1 स्टार P स्टार ए और दिया है ए स्टार K2 P। ठीक है, तो इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता दूंगा क्यों यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। तो उसके बाद नहीं तो आप बोलोगे यहाँ पे तो दो ए का इन्वॉल्वमेंट है। फॉर दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एट हाई प्रेशर इज K infinite। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एट हाई प्रेशर इज K infinite। उसके बाद लिखा है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट becomes K infinite by 2 when pressure of A is A हाफ। मतलब जब पार्शियल प्रेशर ए का क्या हो जाएगा, ए हाफ हो जाएगा, तब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के इन्फिनिट बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, के इन्फिनिट बाय 2 हो जाएगा। और क्या दिया है, ग्राफ दिया है, उसके साथ एक ग्राफ दिया है। ग्राफ यहां पे कर देता हूं, पी ए यहां पे दिया है के, ठीक है, K1 जिसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट को K1 दिया है। ठीक है, ये पी ए। तो बोला है ग्राफ ऐसे हो रहा है, ये है मेरा क्या, K इन्फिनिट, ये है मेरा K इन्फिनिट। ठीक है, और बोला है कि एक जगह पे वो K इन्फिनिट बाय 2 हो रहा है जब प्रेशर कितना हो रहा है, A हाफ हो रहा है। जब प्रेशर क्या हो रहा है, A हाफ हो रहा है। प्रेशर अब A लिख दो इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। और बोला है क्या, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में K1 विल बी, वैल्यू ऑफ K1 विल बी, ए में लिखा है K इन्फिनिट डिवाइडेड बाय ए हाफ, बी में दिया है K इन्फिनिट इनटू ए हाफ, सी में दिया है K इन्फिनिट माइनस ए हाफ, और डी में दिया है ए हाफ बाय के इन्फिनिट। ये 4 ऑप्शन दिया है। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा था ना, इसको क्यों यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, एक बार बता देता हूँ। बीच में बोला था, आपको याद है या नहीं, क्योंकि इसमें स्टेप क्या क्या होगा, ये एक स्टेप होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, ये एक स्टेप होगा, है ना, ऐसा स्टेप हो रहा है ना, ठीक या नहीं, और एक ऐसा हो रहा है P। तो इसमें क्या होता है, ये जो ए गैस डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है ना, ए से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, ये इसका कुछ क्या स्टेप है, कुछ बीच का स्टेप है। मतलब वो 1 स्टेप रिएक्शन नहीं रहता, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाता है, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ही है। समझ में आया? इसलिए ये
यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ही है। नहीं तो क्या करना, इन दोनों को मिला देना। इन दोनों को अगर मिला दोगे तो देखो ए स्टार कैंसल आउट हो जाएगा, ये ए और ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ए गिव्स राइज टू पी। इन दोनों को अगर एडिशन कर दिया तो ये कैंसल आउट, ये और ये कैंसल आउट, तो फाइनल क्या मिल गया हमें, फाइनल हमें मिल गया इक्वेशन ए गिव्स राइज टू पी। हाँ या ना, फाइनल रिएक्शन हमें ये मिल गया। समझ में आया? ऐसे करके आप शॉर्टकट में भी जान सकते हो। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्लीन हो। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, सॉल्यूशन लिखिए। ए प्लस ए गिव्स राइज टू क्या दिया है, K1 K-1 में ए स्टार प्लस ए, ये एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, ए स्टार K2 देके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला फास्ट दिया है, ये वाला स्लो दिया है। तो हम तो डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं ये, क्योंकि ये लिंडमैन्स थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है। तो डेरिवेशन हमने किया था, क्या हुआ था, रेट इक्वल टू हुआ था K2 K1 ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था, K-1 ए प्लस K2 था ना, नहीं ये था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोला था K2 K1 ए का कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए डिवाइडेड बाय क्या लिखा था मैं, K-1 ए प्लस K2 लिखा था या नहीं। इसको मैंने क्या बोला था, इसको बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोलते थे। तो एट एनी टाइम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट को मैं लिख दे रहा हूं क्या, के डैश। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट को क्या लिख दे रहा हूं, के डैश। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि, क्वेश्चन में गिवन क्या है, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर क्या दिया है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो के इनफाइनाइट के साथ सेम होगा, के इनफाइनाइट के साथ सेम होगा। तो एट हाई प्रेशर हम लिख सकते हैं के डैश इक्वल टू दिया है क्या, के इनफाइनाइट। तो हाई प्रेशर अगर दिया है तो क्या लिख सकते हैं, K2 K1 ए बाय K-1 ए प्लस K2 इक्वल टू के इनफाइनाइट। हाँ या ना। तो हाई प्रेशर है मतलब क्या है, K-1 ए वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, K2 K1 ए डिवाइडेड बाय K-1 ए, K-1 ए का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के इनफाइनाइट। ए कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल गया, के इनफाइनाइट इक्वल टू क्या मिल गया, K2 K1 बाय K-1, K2 K1 बाय K-1, ये हमारा मिल गया क्या, फाइनल एक्सप्रेशन। तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, और इसको दे दीजिए इक्वेशन 1।
इसको दे दीजिए इक्वेशन क्या 2, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दे दीजिए, नहीं तो इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको दे दीजिए क्या इक्वेशन 2। तो यहाँ पे केडस क्या हो रहा है, केडस हो रहा है ये, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बहुत जाना है, अभी तक बहुत कम दूरी हमने ये की है, तय की, बहुत जाना है। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, पहला स्टेप में हमने किया कि हमने रेट कांस्टेंट निकाला फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, इक्वेट किया कि हाई प्रेशर का कंडीशन क्या होगा। हाई प्रेशर में हमको गिवन है कि के डैश इक्वल टू क्या होता है, के इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहां तक आप लिख लिए होंगे, तो मैं इरेज कर देता हूं पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट है लिखा है कि ये जो रेट कांस्टेंट है वो के इनफाइनाइट बाय 2 हो जाता है, वो के इनफाइनाइट बाय 2 हो जाता है कब, जब ए हो जाता है ए हाफ। तो अभी देखो वो कंडीशन पता है, तो अभी मेरा केडेस का वैल्यू क्या है, केडेस का मेरा वैल्यू क्या है, क्या नॉर्मली केडेस का वैल्यू है मेरा K2 K1 A बाय K माइनस 1 A प्लस K2, ये जनरली मेरा K का वैल्यू है। पर जब हाई प्रेशर रह रहा है, जब मेरा हाई प्रेशर है, वहां पे मुझे क्या मिला, K इनफाइनाइट इक्वल टू मिला क्या, K2 K1 बाय K माइनस, हाँ है ना, ये हमें मिला है K2 K1 बाय K माइनस 1 मिला है, किस में, हाई प्रेशर में मिला है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि K1 को कॉमन ले लिया, तो K2 K1 A भाई K माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस K2 बाय K माइनस 1, हाँ या ना, ये हो गया, ठीक है या नहीं। तो इसको जो K2 K1 बाय K माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ K इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा K इनफाइनाइट A डिवाइडेड बाय A प्लस K2 बाय K माइनस 1 प्लस K2 बाय K माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लिए। उसके बाद इधर से A कॉमन अगर मैं ले जाऊं, तो ये हो जाएगा K इनफाइनाइट A डिवाइडेड बाय A 1 प्लस K2 बाय K माइनस 1 इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन, इंटू A का K माइनस 1 इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया। तो दैट इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ K इनफाइनाइट बाय 1 प्लस K2 बाय K माइनस 1 A का कॉन्सेंट्रेशन, ये किसका वैल्यू है, K डैश का वैल्यू है। ठीक है, ये है K डैश का वैल्यू। ठीक है, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको दे दीजिए इक्वेशन 3, इसको दे दीजिए इक्वेशन 3। ठीक है, हुआ यहां तक, अभी इरेज कर रहा हूं, बहुत इजी स्टेप्स है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कि व्हेन A बिकम्स ए हाफ, मतलब प्रेशर, क्योंकि अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो इसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं, मतलब ये क्या है, प्रेशर हो जाएगा, अगर बाकी होता तो कॉन्सेंट्रेशन होता।
तो जब ये होता है इक्वल टू ए हाफ, मतलब प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो रहा है, ए हाफ हो रहा है, देन गिवन है कि के डैश इक्वल टू के इन्फिनिट बाय 2 होता है, के डैश इक्वल टू के इन्फिनिट बाय 2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, अगर इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इन्फिनिट बाय 2, के डैश की जगह के इन्फिनिट बाय 2 इक्वल टू के इन्फिनिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस के टू बाय के माइनस 1 ए हाफ। यहाँ तक समझ में आया, ये कट गया, दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, हाफ इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस के टू, 1 प्लस के टू बाय के माइनस 1 ए हाफ। ठीक है, दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 1 प्लस के टू बाय के माइनस 1 ए हाफ। हाँ या ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ के माइनस 1 ए हाफ इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ ए हाफ क्या हो जाएगा, के टू बाय के माइनस 1। इसको दे दीजिए इक्वेशन 4, के ए हाफ क्या हो जाएगा, के टू बाय के माइनस 1। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे तरह से लिखिए। इतना लिखे, लिखिए इतना। ठीक है, तो अभी देखिए मेरा जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, के टू के वन बाय के माइनस 1 इक्वल टू क्या है, के इन्फिनिट, है ना। दैट इम्प्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, के टू बाय के माइनस 1, के टू बाय के माइनस 1 इंटू के वन इक्वल टू के इन्फिनिट। ठीक है, यहां तक समझ में आया, लिख लीजिए। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, के टू बाय के वन का वैल्यू क्या है, के टू बाय के माइनस 1 है ए हाफ, ए हाफ इंटू के वन इक्वल टू क्या हो गया, के इन्फिनिट। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 का अगर हमने अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ए हाफ इंटू के वन इक्वल टू क्या हो गया, के इन्फिनिट हो गया। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। ऊपर का इरेज कर रहा हूं। तो दैट इम्प्लाइज क्या आया, के वन इक्वल टू क्या आया, के इन्फिनिट बाय ए हाफ। हाँ या ना, के इन्फिनिट बाय ए हाफ। ये आया हमारा के वन का एक्सप्रेशन, के इन्फिनिट बाय ए हाफ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाफ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हाफ। ठीक है, ये आया हमारा के वन का एक्सप्रेशन, जो हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो हमारा ए ऑप्शन है, जो हमारा ए ऑप्शन है आंसर। लिख लीजिए, ए ऑप्शन है आंसर। बहुत इजी था, नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हम यहां तक ही पढ़ेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका लिंडमैन थ्योरी
फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन से। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है लीडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन से। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या होता है, कैसे होता है, उसको पढ़ने का जरूरत क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हमने इतना ही पढ़ा कि लीडमैन्स यूनिमोलिकुलर थ्योरी ऑफ लीडमैन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हमने आज कंप्लीट कर दिया, और उसका जो प्रॉब्लम हो सकता है पॉसिबल, वो प्रॉब्लम भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। इसमें मैक्सिमम आपका स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, और इस टाइप का जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उस टाइप का क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे ही खत्म हुआ। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ते रहिए हमारे साथ केमिकल एजुकेटर्स में। तो अभी मेरा क्लास खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। बाय, टेक केयर एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग।